So hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. आज के सेशन में हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसके बारे में हमने कुछ डिटेल डिस्कशंस किए थे, जैसे मेनली हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जनरली हम लोग उसको मार्केट प्राइस पे या मार्केट वैल्यू पे रखते हैं, ठीक है। अब आज की जो डिस्कशन होगा कि कैसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करते हो। देखो यहाँ पे जो ये है ना डी, और यहाँ पे जो ये है एन, यही सारी चीजों की जड़ है। देखो जब आप कहते हो कि सर हमारे पास अगर डोमेस्टिक इनकम है, लेट अस सपोज वी हैव द डोमेस्टिक इनकम एंड वी नीड टू बेसिकली सॉर्ट आउट द नेशनल इनकम। हमें अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आना है, ठीक है, सो वी जस्ट एड एन एफ आई ए, मतलब हमें यहाँ पे एन एफ आई ए ऐड करना होगा। अब एन एफ आई क्या कंसेप्ट होता है? एन एफ आई का मतलब होता है वो इनकम जो तो नेट वैल्यू है, और वो इनकम जो बाहर से हमारी कंट्री में आ रही है, या आप एक ये भी कह सकते हो दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अगर आप उसका नेट वैल्यू भी निकाल लेते हो तब भी यू विल गेट एन एफ आई है। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस ही है, ये समटाइम जैसे पॉजिटिव होता भी है और कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको साइन से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे इसको मतलब प्लस साइन के साथ रखना है। तो अगर प्लस साइन के साथ प्लस वैल्यू रख रहे हो तो प्लस ही रहेगी, माइनस वैल्यू रख रहे हो तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसर्न आप लोग अभी अपने माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि एन एफ आई ए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, लेकिन अगर मैं जीडीपी जीएनपी कंसेप्ट में लिखूं तो ये होता है कि जो हमारी जीएनपी है उसमें से अगर आप अपना जीडीपी सब्ट्रैक्ट कर दोगे देन यू विल गेट एनएफआई, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो व्हाट वी अज्यूम हियर दैट एनएफआई इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तुम ये सिर्फ एक मॉडलिंग कर रहे हो, बट एनएफआई आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों में हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि तुमने मेरे साथ में लास्ट क्लास के अंदर जीडीपी के बारे में एक्सप्लेनेशन करी थी, मान लीजिए एग्जाम में आ जाता देन ऑब्वियस बात है यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन फॉर्म। ऐसे ही आप एक छोटा सा नोट बनाओ मेरे साथ, दैट इज बेस्ड ऑन जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, मार्केट वैल्यू हमेशा रहेगा वो, तो लिखना दैट इज द जीएनपी, ठीक है, जीएनपी। तो इट इज बेसिकली व्हाट दैट इट इज द मार्केट, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। देखिए यहाँ पे जो टर्म में रख रहा हूँ फाइनल, इसका मतलब ये है कि हम उन्हीं कमोडिटीज की बात करेंगे जो जो मतलब लास्ट वाली जो कमोडिटीज होती हैं जो प्रोड्यूस्ड हो गई। वी नेवर टॉक्ड अबाउट दी रीफर्निश्ड गुड्स, वी नेवर टॉक अबाउट दी रिकंस्ट्रक्टेड गुड्स या रिकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, वी नेवर टॉक्ड अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब जो फर्दर प्रोडक्शन वाले प्रोसेस का कनेक्शन है वो सब हटा देंगे, हम सिर्फ यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात करेंगे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। That is newly produced, please understand the word newly produced by domestic factors of production during the current period, during the current period, and the income of the family comes from
outside the country. ओके विजिट, तो एक ये बेसिक एक्सप्लेनेशन थी। अब नेशनल इनकम का डिस्कशन करते हुए जैसे मैंने जीडीपी और जीएनपी पे आ गया, तो अब देखिए आपके पास में तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है आउटपुट मेथड, वहां से निकल के आता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन आती हैं, ठीक है। एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है इनकम मेथड, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, जैसे एक्सपेंडिचर मेथड की बात करता हूँ, तो वहां से आपका जीडीपी एट एमपी निकल के आता है। मतलब अगर आप वहां पे स्टैटिक फॉर्मूला यूज करते हो देन यू विल गेट द जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो वैसे तो हमने तीन मेथड्स की बात करी थी अब तक, बट अभी जो मैं डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूँ दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टू मेथड, वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड एंड अनदर इज द इनकम मेथड। इन दोनों के बेसिस पे, क्योंकि तुम देखो अगर तुम इस फॉर्मूले की इसी डेफिनेशन की बात करते हो देन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, ठीक है, न्यूली प्रोडक्शन बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब तुम डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हो तो वहां पे इनकम भी आती है और एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जो हम हेडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं लिखिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड approach to measuring gross domestic product, to measuring gross domestic product। देखिए डेफिनेटली आपने कभी ना कभी ये कंफर्म करा होगा कि जैसे जैसे मैंने बोलता हूँ कि वाई जो होता है वो जीडीपी के बराबर होता है, जो हमारा आउटपुट है वो जीडीपी के बराबर, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन यही वाई जो है अगर आप इसको एक्सपेंडिचर साइड देखते हो तो आपको दिखता है आपको दिखता है द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट, दोनों में खर्चे हो रहे हैं, तो इसलिए मैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके लिख रहा हूँ। जनरली यहाँ पे जो सी है दैट इज कंजम्पशन, ठीक है। अब इस बात को दिमाग में रखना, दैट इज द कंजम्पशन, और वो एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। और जो आई है दैट इज इन्वेस्टमेंट, जो जी है दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है दैट इज नेट एक्सपोर्ट, या इसको क्या आप कह सकते हो नेट एक्सपोर्ट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। और हमारा ये मानना क्या होता है कि ये जो हम कहते हैं ना कि y इज इक्वल्स टू जीडीपी, तो यू बेसिकली से दैट कि सर यही टोटल इनकम है हमारी, यही हमारा टोटल प्रोडक्शन होगा और यही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मेट आप लोग अपने माइंड में रखना। अब हमेशा ध्यान रखना, यही जो फॉर्मूला होता है या जो स्टेटमेंट होती है दैट इज आल्सो नोन एज इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी, ठीक है। सो दैट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो known as income expenditure identity, ओके। तो एक ये अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग रखना। अच्छा देखो हम अभी जैसे ही तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अब हम थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आते हैं। जैसे आप कहते हो कंजम्पशन, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑब्वियस सी बात है, तो कौन कौन से गुड्स हम यहाँ पे इंक्लूड रखते हैं। आप कहते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ पे एक तो ड्यूरेबल गुड आ जाते हैं। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो लंबे समय तक चल सकते हैं, जैसे आप कहते हो कार है, तो कार कुछ साल सरवाइव कर सकती है, ये है ना, हम रख सकते हैं। एक होता है नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल जैसे मिल्क है,
अब उसमें महीनों का हिसाब नहीं, मतलब ओपन करने के बाद तो कुछ दिनों का हिसाब होता है, या कोई फूड आइटम है तो ये नॉन ड्यूरेबल है। और एक होता है ड्यूरेबल, जो मान लीजिए किसी मेटालिक फॉर्म में तो वो लंबे समय तक चल जाएगा। तो होता है, एक होता है सर्विसेज। तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करते हैं, तो तीन चीजों में करते हैं। गुड्स में जिसमें ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल हो गए, और तीसरा हो गया यहाँ पे सर्विसेज। ठीक है, ऐसी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट भी हमारी तीन फर्दर पार्ट में डिवाइड होती है। तो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ दैट व्हेनेवर टॉक अबाउट द कंजम्पशन, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, इट इज बेसिकली थ्री, मतलब थ्री फॉर्म्स। ठीक है, एक आप बोलते हो द एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, where you basically spend for the consumption. Let us suppose the car. Another is the non-durable. Example food. एंड उसके बाद सर्विसेज, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, वट एवर। एक ही लिख लो, काफी है। ठीक है, एक ये फॉर्मेट रहता है। एंड दिस इज बेसिकली दैट स्पेंडिंग which is performed by the households on the final goods and services including the abroad produced goods, मतलब domestically produced now। अच्छा, एक बड़ा प्यारा लॉजिक है कि वी आर बेसिकली अर्न डोमेस्टिकली, है ना, जैसे मैं हूँ, मैं डोमेस्टिकली अर्न कर रहा हूँ। बट क्या लगता है कि मैं डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ? नहीं, आईपैड है मेरे पास, बाहर से आया है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो जाता है। ओके, ठीक है, तो बाहर से आया है तो हम, मतलब मैंने कमाया इंडिया में और खर्च में बाहर की कमोडिटीज पे कर रहा हूँ, तो ये तो बड़ी अजीब बात होगी। वही इस चीज को मेंशन करके लिख रहे हैं दैट इट इज स्पेंडिंग बाय domestic household on final goods and services including abroad produced goods, ओके। ऐसे ही हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट भी ऐसे नहीं कि सीधा बस पैसा लगाने वाली बात आ जाती है। ये भी एक ऑप्शन, इसमें भी काफी सारी वैरायटीज होती है इन्वेस्टमेंट में। देखो, एक तो बात होती है कि हम कोई ना कोई न्यू कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं या फिर कोई होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। जैसे व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव, एक तो होती है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी बिजनेस रन अगर होता है तो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है और एक रनिंग कॉस्ट हमेशा कंफर्म रहती है उसकी। जैसे रेंट है, वो फिक्स्ड है, वो कह सकते हो संक कॉस्ट है। इन केस अगर काम नहीं चला, बिजनेस नहीं चला, तो वो रेंट कभी वापस नहीं हो सकता, तो इट इज बेसिकली द संक कॉस्ट। ठीक है, एंड एक होता है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं फॉर द रेसिडेंट पर्पज, रहने के पर्पज से, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स होती हैं वो बिजनेस के लिए कुछ चीजें अपने पास लेके रखती हैं कि कभी जरूरत पड़ जाएगी तो। ठीक है, तो एक ये अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग रखना, मतलब इफ यू टेक से दैट इट इज ए स्पेंडिंग फॉर न्यू कैपिटल गुड्स एंड इंक्रीज इन होल्डिंग्स, इंक्रीज इन होल्डिंग्स। होल्डिंग का मतलब जो
मतलब मान लीजिए जैसे प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी बातें कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही हमारे पास एक आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्चुअली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब लिख तो हम रहे हैं, बट इट इज गवर्नमेंट परचेजेस। समटाइम वी यूज द टर्म परचेजेस, लेकिन इसमें कभी भी गवर्नमेंट ट्रांसफर्स नहीं आते। जैसे सोशल होता है ना, वो सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब यही कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए खर्चे करती है, ठीक है। अब ये वो आती है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, मतलब गवर्नमेंट परचेसेस। यू आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट परचेसेस। अभी आगे चल के इनके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। और एक टर्म होता है हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट इज व्हाट बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर है मेरी बात आपको यहाँ तक अच्छे से? तो देखिए अभी आपने एक अंडरस्टैंडिंग करी मेरे साथ में एक्सपेंडिचर मेथड अप्रोच की, जिसके बेसिस पे आप जीडीपी को मेजर कर सकते हो। देखिए एक्चुअली यही है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द जीडीपी, then GDP is what? GDP यानी gross domestic product is equals to the sum of the consumption expenditure, the investment expenditure, the government purchases, क्योंकि expenditure होंगे वहां पे goods and services के लिए, and the net export. So this is the formula. अब आप मतलब आपको 12th क्लास वाला माइंड में फॉर्मूला नहीं रखना है। मतलब 12th क्लास का फॉर्मूला आ गया, अब उसके बेस के न्यूमेरिकल नहीं है, कभी नहीं पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग जरूर रखो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे एक्सपेंडिचर मेथड की बात करी, उसी सेम पैटर्न पे वी हैव अनदर मेथड टू मेजरिंग द जीडीपी, दैट इज द इनकम अप्रोच, राइट। तो राइट द हेडिंग, इनकम अप्रोच टू मेजरिंग जीडीपी, टू मेजरिंग जीडीपी, ठीक है। अब देखिए जैसे हमें पता है कि इनकम मेथड, इनकम मेथड में हमारे पास तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की होती है। मतलब पहली चीज तो यही है कि इसके अंदर एक एक लिस्ट है, जिन सबका सम अप करोगे देन यू विल गेट द जीडीपी, ठीक है। बट इसको इस्तेमाल करके यू विल नॉट गेट द जीडीपी एग्जैक्टली, यू विल गेट एनडीपी एट एफ, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब एक चीज समझो मेरे साथ में, अभी तक आप बातें कर रहे थे मेरे से जीडीपी एट एमपी की, अब एकदम से टर्म आ गया एनडीपी एट एफसी। इसका फर्क क्या है? फैक्टर कॉस्ट, जैसे मैं एक छोटा सा नोट बना के बता रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास में मार्केट प्राइस है एंड यू नीड टू सॉर्ट आउट दी फैक्टर कॉस्ट। तो क्या अरेंजमेंट करना होगा आपको? दैट आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने होंगे NIT। व्हाट इज द NIT है? दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है NIT? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो NIT आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एंड हाउ टू कैलकुलेट द NIT? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्स माइनस सब्सिडी। समझ में आया मेरी बात आपको या नहीं? ऐसे ही कहीं पर अगर आप देखो नेट लिखा हुआ और आपको बेसिकली उसको कन्वर्ट करना है ग्रॉस में, ठीक है। नेट है और आपको उसको ग्रॉस में करना है, तो नेट वैल्यू क्या होती है और ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। अगर आप इसमें ऐड कर दोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, देन यू विल गेट द ग्रॉस। या फिर ग्रॉस में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे डेप्रिसिएशन, देन यू विल गेट द नेट। मतलब दिस इज द एरो, मतलब अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो ऐसा करना है, लेकिन अगर आप यहां से यहां जा रहे हो मतलब यू हैव द ग्रॉस एंड यू नीड टू फाइंड आउट द नेट, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन, नॉट प्लस, मतलब सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऐसे ही है कि यहां से यहां जाने वाली बात करते हैं, बट आप अगर उल्टा करोगे तो यू हैव टू add the NIT in the factor cost, then you will get the market price, ठीक है। बाकी एक जो वाला था डोमेस्टिक नेशनल, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, चाहो तो लिख सकते हो। ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है,
ठीक है। तो इसमें जनरली यू हैव टू ऐड NFIA, net factor income from abroad, then you will get the national. Okay, so what all values or all things we need here to calculate the GDP if we use the income approach? ठीक है। तो मैं अगर आपको एक मोटे मोटे तौर पर बता दूं तो एक होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और एक होता है the mixed income. So we have the three main items and after that we generally add another thing जिससे कि हमारा NDPFC GDPMP पे कन्वर्ट हो जाए। तो मैं वो लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। लिखिएगा सम ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। ठीक है, अब कौन कौन से लिस्ट में पार्ट आएंगे ये? जैसे नंबर 1 है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। नंबर 1 तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर 2 is the proprietor's income. Number 3 is the rental income. Number 4 is the corporate profit. Number 5 is the net interest. And number 6 is the taxes on production. Production and imports. Seventh है that is business transfer payments. Eighth है जी current surplus of government expenditure. ठीक है, नहीं एक्सपेंडिचर नहीं है, दैट इज द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो बेसिकली ये 8 थिंग्स हैं जो हमें यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। बाकी मैं आपको ओरली जो बता रहा हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे देन यू विल गेट द एनडीपीएफसी। देन फिर इससे आपको जीडीपी एमपी निकालना है, देन यू बेसिकली यूज दिस मेथड। बट आप कहते नहीं सर हमें ये वाला मेथड नहीं करना, तो यू कैन यूज डायरेक्टली दीज टर्म्स। अगर आप इन सारी चीजों को जो कि अवेलेबल है, अगर इन सबको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो और एड ऑन कर लेते हो, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द जीडीपी एट एमपी, मतलब एट द मार्केट वैल्यू। क्लियर है? इफ यू ऐड ऑल तो में आगे मेरी बात क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की? चलिए इसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे रखना। एक फॉर्मूला मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, उसको आप नोट के फॉर्म में रखना, ठीक है। मतलब समटाइम यू से दैट प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, एक्चुअली वी आर फॉलोइंग सम ऑथर्स कंटेंट, ठीक है। उनकी रीडिंग्स, उनकी बुक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो जो भी उन्होंने चीजें रखी है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जब तुम कहते हो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, तो यानी पहले तो इसको हम पीडीआईसी डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक तो आ जाती है इनकम यानी जीडीपी जो भी इनकम है, प्लस आ जाता है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस का ट्रांसफर्स, इसको भी पहले मैं टीआर लिख लेता हूँ, रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड प्लस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द गवर्नमेंट्स डेट एंड subtract the taxes। मैं एक एक करके बता देता हूँ दैट व्हाट इज द वाई हियर।
Y here is the GDP, any gross domestic product. Okay, NFIA is the net factor income from abroad. ठीक है, and TR is the transfers received from the government, और एक था that is INT, that is interest payments on the government on the government debts, and T denoted as a taxes. ओके, एंड T denoted as a taxes. देखो एक चीज और है, जब आप जैसे एक फॉर्मूला ये वाला था, तो एक इस फॉर्मूले को मेंटेन रखना, दैट इज इनकम अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर आफ्टर टैक्स एंड ट्रांसफर्स। मतलब जो इनकम अवेलेबल होती है टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम अवेलेबल होती है आफ्टर द इंटरेस्ट, आफ्टर द टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स, उसके उसको सेपरेट करने के बाद, दैट इज नोन एज द प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? अब अगर मान लो कोई आपसे पूछता है कि व्हाट अबाउट द नेट गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट की नेट इनकम कितनी होती है, इट इज व्हाट, देखिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है द टैक्सेस, ही डिनोटेड एज द टैक्सेस। फिर गवर्नमेंट कुछ करती है ट्रांसफर्स, ये तो सेक्टर्स की इनकम हो गई, लेकिन जो ट्रांसफर्स है दैट इज द ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर रिसीव हो रहे हैं, एंड माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट डेट मतलब रिसीव की जा रही है, जो गवर्नमेंट ने उधारी ले रखी है वो, तो वो भी आप इसमें से माइनस करोगे, देन यू विल गेट द गवर्नमेंट नेट गवर्नमेंट इनकम। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर है अच्छे से, बढ़िया से? ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, सेविंग्स एंड वेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइवेट सेविंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट सेविंग के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली वी विल स्टार्ट द नेशनल सेविंग। ठीक है, तो एक क्लास में हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। फिर हम प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन वगैरह डिस्कस करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर, इंटरेस्ट रेट। ओके, 2 सेशंस चाहिए मुझे इस टॉपिक को खत्म करने में। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।